हीट ट्रांसफ़र ना, ठीक। सबसे पहले क्या बताया ना, कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, हीट फ्लोज फ्रॉम हीट हॉट एंड टू द, जल्दी करना है अपन को पूरा हीट ट्रांसफ़र, पूरा केटीजी, पूरा थर्मोडायनेमिक्स करना है। जब तक नहीं होगा जब तक नहीं रोकेंगे, और फास्टली करना है, कोई भी कहीं टाइम पास नहीं करना। फॉर्मूला याद नहीं तो याद जरूर करना है ना। और जो चीज़ ट्रिक बन सकती है ट्रिक बनानी है और आगे बढ़ जाना है, ठीक। ओके, लेट्स स्टार्ट। कंडक्शन, हीट फ्लो फ्रॉम द हॉट एंड टू द कोल्ड एंड। सही बात है, हॉट एंड से हीट कहाँ जाती है, कोल्ड एंड की तरफ जाती है। हीट जो है ना वो हमेशा कहाँ जाती है, हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ ही जाती है। ये तो सत्य है। मीडियम रिक्वायर्ड बट पार्टिकल्स ऑफ मीडियम सिंपली ऑक्सीलेट बट डू नॉट लीव देयर पोजीशन। मीडियम रिक्वायर्ड तो है, पर जो पार्टिकल हैं वो कहीं मूव नहीं करते, वो सिर्फ क्या करते हैं, अपने पोजीशन पर ऑक्सीलेट ही करते हैं। देखिए मीडियम कहीं नहीं जा रहा, जितने मीडियम का पार्टिकल है ग्रीन कलर के कहीं भी नहीं जा रहे हैं, ये अपनी जगह पर क्या करेंगे, सिर्फ ऑक्सीलेट करेंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे, ठीक है। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो अपना ये हो गया डन, ठीक। अब वो बोल रहे हैं कि भैया हीट एफिशिएंट बनोगे, स्लो प्रोसेस है ये, बहुत ही ज़्यादा कैसी हो रही है अपने पास, स्लो हो रही है, स्लो होगी है ना प्रोसेस। टेक प्लेस इन द सॉलिड, कहाँ होगी, सॉलिड में होगी, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स हैं, सॉलिड में पार्टिकल्स हैं, सॉलिड में ही हो पाएगी। पाथ में भी जिग जैग, पाथ कैसा हो सकता है, जिग जैग भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सीधा ही हो, ऐसा 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 भी जिग जैग भी हो सकता है। टेम्परेचर ऑफ मीडियम इंक्रीज, जब ये जाएंगे ऑक्सीडेट करेंगे पार्टिकल, जुम 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 जुम, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमें डायग्राम ध्यान रखना है ओवरऑल, ठीक। तो क्वेश्चन क्या आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है कंडक्शन से। क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, कंडक्शन से स्टेटमेंट आ जाए चाहे थ्योरेटिकल आ जाए, अब हमको इसको ध्यान रखना है कि देख पार्टिकल के मीडियम ऑक्सीलेट नहीं करते, पार्टिकल के मीडियम है वो तो ऑक्सीलेट करते नहीं है ना, पार्टिकल अपनी जगह पर ही रहते हैं। एक बात, दूसरी बात स्लो प्रोसेस होती है, तीसरी बात हॉट से कोल्ड की तरफ हीट जाती है, तीसरी बात की ये जो गर्मी है वो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाता है इस प्रोसेस में, है ना, टेम्परेचर मीडियम बढ़ जाता है ना, जिग भी हो सकती है, सारी बातें क्लियर है। अब आते हैं कन्वेक्शन, मीडियम रिक्वायर्ड, अब कन्वेक्शन में मीडियम रिक्वायर्ड होता है। ईच पार्टिकल ऑफ द मीडियम एब्जॉर्ब हीट एंड मूव फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड। हॉट से कहाँ जा रहा है, हॉट से कहाँ जाता है, कोल्ड की तरफ ही जाएगी अभी भी, ऐसा तो नहीं कि हॉट से कोल्ड की तरफ जाना बंद कर देगी, हॉट से कोल्ड की तरफ ही जाएगी अभी भी, है ना। तो हॉट से कोल्ड की तरफ जा रही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, पार्टिकल के मूव, जो मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो भी यहाँ क्या करते हैं, बात करूँ, पार्टिकल के जो मीडियम है वही यहाँ पर क्या जा रहे हैं, हॉट से कोल्ड की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे देख, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे इतना सा अंतर है इसमें और इसमें। कंडक्शन में क्या होता है, पार्टिकल रुकते जाते नहीं हैं, और कन्वेक्शन में पार्टिकल रुकते नहीं हैं, ठीक है। रेडिएशन में पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म में जाएंगे। यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा, ये भी स्लो प्रोसेस है, यहाँ भी टेम्परेचर बढ़ेगा, ये भी स्लो प्रोसेस है। ये सॉलिड में होती है बस, ये काय में होती है, लिक्विड में होती है, इतना एक अंतर। दूसरा यहाँ पार्टिकल जाते नहीं, यहाँ पार्टिकल जरूर जाते हैं, इतना अंतर, दो अंतर है बस, बड़े बड़े। अब देखो यहाँ आ जाओ, यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की रेडिएशन के फॉर्म में जा रहे हैं पार्टिकल, जुम जुम ऐसे जा रहे हैं, रेडिएशन के फॉर्म में जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा, मीडियम इज़ नॉट रिक्वायर्ड, मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब पूरा का पूरा आइसोलेट सिस्टम में भी हो सकता है, ठीक। पाथ इज स्ट्रेट लाइन, पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, ऐसा नहीं कि जिगजैग होता है, जिगजैग नहीं हो सकता, जिगजैग नहीं हो सकता। नो चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ मीडियम, यहाँ पे टेम्परेचर मीडियम बढ़ता ही नहीं है,
तो इंडक्शन होता है, जैसे कि अपन देखते हैं कि इंडक्शन गैस होता है उसमें। मैं रिज्यूम करके रखता हूँ, बंद करके कब से रख दी मैंने पता नहीं मुझे, कितनी सारी तो बंद ही चली जा रही है। 5 मिनट चली है अभी। शिट, सब मिटा देगा, मैं एक काम कर रहा, छोड़ो फिर से बताऊँगा सब। यहाँ तक तो हो गया होगा कि भैया बिना बिना क्या लिखा है, बिना बिना मीडियम के, बिना एम का टेम्परेचर बढ़ा के चेंज किए हीट ट्रांसफ़र कर देना। रेडिएशन हो जाए तो कंडक्शन देख लिया, कन्वेक्शन देख लिया और रेडिएशन देख लिया। फिर देख थर्मल कंडक्टिविटी का लॉ देखें तो हाथ काट ला, हाथ क्या हो जाता है, काट ला, हाथ क्या हो जाता है, काट ला, हाथ काट ला। तो H बराबर क्या हो जाएगा, देख H बराबर क्या हो जाएगा, चेंज इन हीट अपॉन टेम्परेचर, फिर के ए डेल्टा टी अपॉन एल। टी यहाँ पर क्या बता रहा है अपना, टी बता रहा है डेल्टा वी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को बता रहा है एनालॉजी से। एल अपॉन के क्या बता रहा है, रेजिस्टेंस बता रहा है। इतना अगर अपन को पता है तो सारी कहानी समझ में आती है। क्यों, क्योंकि आर का सीधा कॉम्बिनेशन करते हैं, R1 R2, यहाँ पे कॉम्बिनेशन करेंगे तो हो जाएगा एल अपॉन K1 A1 प्लस एल अपॉन K2 A2। एरिया सेम होगा तो हट जाएंगे। दूसरा वहाँ पर एक और बात है, पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 है। तो K1 A1 अपॉन एल प्लस K2 A2 अपॉन एल, तो एल से एल कट जाएगा बाद में जाकर। तो यहाँ पर लेंथ सेम होती है, लेंथ जो है वो सेम रहती है पैरेलल में, और सीरीज में एरिया सेम रहता है। तो ऐसी कहानी है, मतलब कंडीशन के हिसाब से समझ में आ जाती कहानी। ओ ये क्या, एक काम कर रखो, ओ भाइयों, चलो चलो ठीक है। भाई चलो इसके बाद इसका भी, इसमें हीट फॉर्मूला पता ही अपन एल अपॉन के, बस इन दोनों से अपना काम हो जाएगा। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सब सेम है, जैसे अपन रेशन से पढ़े थे, जैसे अपन रेशन से पढ़े सब सेम है, रखो वैल्यू रखनी, बस यहाँ पे हीट सेम होती है, फ्लो करती है, करंट सेम करता है। वहाँ पर यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में उल्टा कॉम्बिनेशन करना है, एरिया सेम होगा। अब आ जाओ कंडक्टर पर, मान लो ऐसा कंडक्टर अपन जोड़ रहे हैं, इसकी कंडक्टिविटी अलग होगी, ऑब्वियस सी बात है, इसकी अलग होगी, एरिया भी अलग है, एरिया भी अलग, लेंथ भी अलग, लेंथ भी अलग, सब कुछ अलग है, सब कुछ अलग कर दिया और सीरीज कॉम्बिनेशन कर दिया। और बोला है कि T2 का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है, तो हीट यहाँ से यहाँ फ्लो करने वाली है। बट आर इक्वलेंट निकालेंगे अगर अपन, तो सीरीज़ में सीधा प्लस होता है R1 प्लस R2, सब कुछ रखेंगे आपके पास, ये सब कुछ, ये भी सब कुछ, वैल्यू रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। सही, एकदम वैल्यू रखने से आंसर तो नजर जाएगा। ये ध्यान रखना है अकेला। अब चलो अपन कहाँ, मान लो ये है अपने पास H अपॉन डी टी है, एल डी टी अपॉन आर है, तो अपन को टेम्परेचर डिफरेंस पता है और आर इक्वलेंट मैंने निकाल रखा है, तो आर इक्वलेंट रख देंगे अपन। एक बार बता, जो भी आर इक्वलेंट आएगा वो तो रख ही देंगे अपन। के इक्वलेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो है एल देख, लेंथ जो भी होगी अपॉन के इक्वलेंट। हाँ यार, ये कैसे निकालेंगे, इसका भी फॉर्मूला बताया गया है। आर इक्वलेंट रखेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन आर इक्वलेंट, आर इक्वलेंट अपन रख देंगे वहाँ से। तो H इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपॉन
एल होता था। टेम्परेचर को रख दो, एल के इक्वलेंट रख दिया, सॉरी आर इक्वलेंट रख दिया, तो हीट निकाल ली। के इक्वलेंट का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 अपॉन L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। किस बेसिस पे होगा कि किस बेसिस पे के रखेंगे पता याद करना पड़ेगा फॉर्मूला वाला। बीच मार्क कर दो रेड कलर से। चलो अब ऐसे टी मेट का जो फॉर्मूला बहुत सिंपल है। जैसे वी मेट का निकाल देते अपन, क्या निकाल देते C1V1, तो टेम्परेचर आना चाहिए T1 T2, और ये R1 है, L अपॉन के R होता है ना, हाँ तो R1 T1 अपॉन R1 प्लस T2 अपॉन R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब R1 प्लस R2 की डायमेंशन मैच नहीं करेंगे, कॉमन निकाल के 1 अपॉन में टर्म कटना चाहिए, तो वहाँ पर भी सेम टर्म आएगा। मतलब सीधा सा है, ये याद मत करो, चेंज कर याद करो, मतलब ऐसे याद करेंगे। डेल्टा T1 अपॉन R1 प्लस T2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। और अगर ये तुझे याद है, ये तो V/R1 V/R2 ये तो होता था सेम फॉर्मूला अपना कहाँ होता था, पोटेंशियल डिफरेंस में होता था। सेम फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस में होता है अपना, ठीक, कॉमन पोटेंशियल वाला फॉर्मूला सेम होता था। अच्छा एक और बात, ये फॉर्मूला भी वैसा ही है। फिर जब तुम L1 प्लस L2 करोगे अपॉन में L1 प्लस L2 करना है, लेकिन वाई K1 बाई K2 करना है। आपको फाइनली निकालना तो क्या ही है, हाँ तो डायमेंशन तो आनी चाहिए, लेकिन नीचे नहीं ला सकते उसको, तो सबसे नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा L1 बाई L1 प्लस L2, तो सिंपल प्लस कर दो आप पहले, तो फिर L1 बाई K2, फिर डायमेंशन हटाना पड़ेगा उसका, तो L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2, ठीक। अब आ जाओ कहाँ, इसका सवाल आएगा तो पढ़ लेना, टी मेट का टेम्परेचर सवाल आता है। टी मेट का सवाल आता है, ठीक। चलो अब पैरेलल पे चलते हैं। देख पैरेलल में लेंथ तो सेम रहेगी, रेजिस्टेंस तो यही फॉर्मूला आएगा रेजिस्टेंस का, और अपन ध्यान से देखें तो लेंथ कितने वाली है, तो के इक्विवेलेंट जो आएगा वो एरिया के अकॉर्डिंग आएगा। वहाँ पर लेंथ सेम, एरिया सेम था, तो लेंथ को प्लस कर दो, लेंथ को प्लस कर दो, डेड बाय लेंथ अपॉन के। यहाँ पर एरिया सेम है, एरिया को प्लस कर दो। आर बराबर होता क्या है, एल अपॉन के होता है। पहले केस में के इक्विवेलेंट निकालना था, लेंथ सेम थी तो लेंथ को प्लस किया, L1 प्लस L2। नीचे कुछ ऐसा किया कि डायमेंशन सेम रह जाए, तो L1 बाई K1, तो डिवाइड ऐसे रख दिया नीचे, L1 प्लस। अब दूसरे केस में एरिया सेम था, एरिया को प्लस किया नीचे, लेकिन नीचे करेंगे ऊपर ऐसा कुछ किया कि के भी आ जाए और एरिया, के इन टू में था तो ऊपर जिसमें था उसी में रखना रख दिया। तो मैं बताऊँ, देख मैं बता, यहाँ से एनालॉजी दिख रही है, यहाँ से देखना, अगर तुझे दिख जाए तो ये कोई बात ही नहीं है, अच्छे से को नहीं दिखती वैसे। जहाँ जो सेम है, जहाँ जो सेम नहीं है उसको जोड़ दो। जैसे देखिए एरिया सेम है, इसको जोड़ दिया। जहाँ जो सेम नहीं है, लेंथ सेम नहीं थी, उसे जोड़ दिया। जहाँ जो सेम नहीं उसे जोड़ दो, जहाँ जो सेम नहीं उसे जोड़ दो। जैसा के साथ रिलेशन है उससे डिवाइड कर दो। समझ में आ रहा है? देख मैं बता रहा हूँ, कुछ एक ट्रिक आ रही है यहाँ पे काम, देखना। देख जो की का फॉर्मूला था, आर का फॉर्मूला वो क्या था, एल अपॉन की। मुझसे कोई कहे किसी कॉम्बिनेशन में लेंथ कॉमन है तो मैं बताऊँगा L1 प्लस L2
अपॉन में कुछ करना पड़ेगा डायमेंशन मैच रखने के लिए, एज इट इज़ रख दो, प्लस कर दो L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2, ये आ गया। फिर कोई मुझसे कहेगा नहीं L अपॉन K तो है, बट अब किया एरिया कॉन्स्टेंट A1 प्लस A2, एरिया कॉन्स्टेंट थोड़ी होगा, एरिया डिफरेंट होगा। मुझसे कोई का लेंथ डिफरेंट है, जो डिफरेंट है उसे जोड़ दो, डिवाइड में एज इट इज़ को प्लस कर दो, एज इट इज़ मतलब L अपॉन K को प्लस कर दिया, जो कॉन्स्टेंट है उसे जोड़ दो, इसको तो हटाना ही है, कॉन्स्टेंट से जोड़ दो, डिवाइड में एज इट इज़ को प्लस कर दो, एज इट इज़ को प्लस करेंगे डिवाइड में तो ऊपर जाएगा, नीचे था, जो डिफरेंट है उसे वहीं जोड़ दो, देख जो डिफरेंट है, डिफरेंट है इसको वहीं जोड़ दिया, जो डिफरेंस है उसे वहीं जोड़ दो, डिफरेंट है उसे वहीं जोड़ दो, उसके डिवाइड में एज इट इज़ को प्लस कर दो, तो डिवाइड में एज इट इज़ को प्लस करो तो K1 A1 प्लस K2 A2, ये डायमेंशन मैच करा के या फिर एज इट इज़ जोड़ दो K1 A1 प्लस K2 A2। ओके, तो फॉर्मूला याद तो हो गया, बस एनालॉजिकल लिखना पड़ेगा इसको। मैं लिख दे कहाँ ही देख, एक लाइन देखा, दोनों फॉर्मूले जाएंगे, इससे कवर हो जाएंगे। जो डिफरेंट है उसे वहीं जोड़ दो, ठीक है, मतलब आर के फॉर्मूले में देख, इस फॉर्मूले की बात चल रही है, आर बराबर L अपॉन K में, जो डिफरेंट है उसे वहीं के वहीं जोड़ दो, एज इट इज़ L तो वहीं जोड़ दिया, K तो वहीं जोड़ दिया, जोड़ दो, ठीक है, बाकी को एज इट इज़ प्लस कर दो, बाकी को एज इट इज़ प्लस कर दो, हो गया। समझनी पड़ेगी लाइन बहुत गहराई से, मैंने कहा था ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा, लेकिन पहली बार कोई फॉर्मूला याद हो रहा है मुझे जीवन में तो उसको दे सकते हैं टाइम। जो मेरा है सब तेरा है, तो खुदा नहीं मेरा। चलो बता रहा हूँ देख, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का मैं बताऊँ देख के इक्विवेलेंट क्या होता है। पैरेलल में लेंथ सेम रहती है, एरिया डिफरेंट होता है, A1 प्लस A2, K1 A1 प्लस K2 A2, एज इट जोड़ दिया, एज इट जोड़ दिया, तो अपोजिट में जोड़ेंगे, डायमेंशन भी तो मैच करना है। हाँ एकदम सही, तेरे हवाले कर दिया। ओके, सीरीज में चलते हैं आप, ये तो पहले में था, सीरीज में चलते हैं, देख सीरीज में बताऊँ, के इक्विवेलेंट बराबर लेंथ जो है सीरीज में अलग अलग होती है, तो लेंथ अलग अलग होती है, L अपॉन K, तो L1 प्लस L2, हमेशा मैच करना है, यहाँ पे K नहीं ले सकते, तो L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। हो गया खत्म। ओके, तो दोनों फॉर्मूले मैंने 10 कर दिए, के का फॉर्मूला भी, के मिट का फॉर्मूला भी एनालॉजी से, के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला भी, ठीक है, सब 10 कर दिए।
तो यही मैंने बोला भी है। के करंट भी समझ में आ गया, ठीक है। K1 E1 K2 A2 अपॉन E1 प्लस E2, ठीक है। ये भी कहानी भी क्लियर हो गई, ये वाली कहानी भी क्लियर हो गई। चलो अब हीट, क्योंकि अब यहाँ पे जो है हीट जो है वो सेम जाती है, Q1 प्लस Q1 प्लस Q2 होता है। अब ये हीट इक्वलेंट है ना, वो यहाँ से Q1 जाती है, यहाँ से Q2 जाती है। यहाँ पे लेंथ सेम होनी चाहिए, टेम्परेचर T1 का ज़्यादा होना चाहिए। तब यहाँ पर क्या होगा, इनको प्लस कर देंगे अपन, हीट दोनों हीट को कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब मान लो ऐसा हो रहा है, कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज भी लग सकता है। व्हीटस्टोन ब्रिज लगेगा तो क्या हो जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज लगा तो K1 अपॉन K2, K2 अपॉन K3, K3 अपॉन K4, सॉरी K1 अपॉन K2, K3 अपॉन K4 अगर सेम है तो बीच में कुछ नहीं आता, ठीक। हालांकि यूज़ नहीं होगा यहाँ पर, टेंशन मत लो, इतनी एडवांस साइंस नहीं पहुँची अभी अपनी। चलो अब आते हैं पावर पर। पावर अभी तक कंडक्शन की बात चल रही थी, कन्वेक्शन की बात चल रही थी, अब बात आती है रेडिएशन की, है ना। रेडिएशन में ये सारे लॉज हैं, और लॉज ही हैं बस, और कुछ नहीं है ना। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी होती है जो हीट लेती है, कुछ अमाउंट हीट वो ट्रांसमिट कर देती है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ रेडिएट करती है। तो ट्रांसमिशन और रेडिएशन चलता रहता है, कुछ एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ रेडिएशन, कुछ ट्रांसमिशन चलता रहता है। यानी एब्जॉर्प्शन, रेडिएशन और ट्रांसमिशन का सम ही बनाएगा, कितना है वो बनाएगा, 100% आएगा, मतलब कोई बात ही नहीं है, तो सिंपल सा है। अब पावर की बात करते हैं। जितनी पावर तो नहीं है असली, वो क्षमता है, एफिशिएंसी है, पावर नहीं कह सकते उसे, एफिशिएंसी कह सकते हैं। कितने में से कितना एब्जर्व किया, कितने में से कितना रेडिएट किया, कितने में से कितना ट्रांसमिट किया। तो ट्रांसमिटिव, रिफ्लेक्टिव और एब्जॉर्प्टिव पावर। मैं एक नई पावर बनाता हूँ, रामलाल पावर। एक नई पावर बनाते हैं, रामलाल पावर, ठीक। राम लाल पावर, ताने फुल फॉर्म में। तो ये हो गई अपनी पावर की ख़त्म, लग जाए अपनी पावर की, तो ठीक है, लग जाए। अब चलते हैं अपन एमिसिव पावर। एक और पावर रहेगी एमिसिव, लेकिन ये वाली पावर नहीं है, ये अलग है। एमिसिव पावर इंटेंसिटी, एमिसिव पावर मतलब एमिसिविटी, एमिसिविटी अलग है, एमिसिविटी अलग है, एमिसिव पावर अलग है। तो एमिसिविटी क्या है, इंटेंसिटी है एक तरीके से। इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक, तो उसी से मुझे आ रहा है कई डायमेंशन मैच करना है। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पता है ना, होगा ऐसा। क्या होता रहता है ये,
एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है। चलो अब तो एनर्जी वाला क्यूब अपन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, सिंपल। तो वाट पर मीटर स्क्वायर। देख अब एनर्जी पर यूनिट एरिया जो है जूल पर मीटर स्क्वायर और नीचे टाइम, तो ये पावर अपॉन एमिसिविटी इंटेंसिटी का एक पावर अपॉन एरिया भी होता है, क्योंकि वर्ड एंड पर टाइम पावर मीटर स्क्वायर एरिया, हाँ तो पावर अपॉन एरिया भी बोल सकते हैं इसको, है ना, पावर अपॉन एरिया भी बोल सकते हैं। तो क्यू अपॉन एरिया पावर अपॉन टाइम भी हो सकता है। एमिसिव पावर असली में पावर अपॉन एरिया है, पावर पर यूनिट एरिया इंटेंसिटी, पावर पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक। स्टीफान्स लॉ क्या कहता है? स्टीफान्स लॉ कहता है कि जो एनर्जी है या फिर इंटेंसिटी, अब देख क्योंकि ये ई एमिसिव पावर ई से बता रहे हैं, इसको ई से ना बता के मैं एमिसिव पावर को आई से बताना चाहता हूँ। ठीक, अपनी बात है, अपन कैसे बताना है। तो एमिसिव पावर को आई से बताएं अगर अपन, हाँ तो फिर इस हिसाब से देखें तो आई जो है वो प्रोपोर्शनल होगी टी की पावर 4 के, क्योंकि देख इसकी इकाई भी उसी हिसाब से बनी है, वाट पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट की को यहाँ भेज दिया। तो इंटेंसिटी जो होती है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, खत्म, डन। अब इस नाम से ही क्लियर हो रहा है, स्टीफान फान टी की पावर 4, इंटेंसिटी जो है वो टी की पावर 4 है, टी की पावर 4 है। इंटेंसिटी जो है वो टी की पावर 4 है, इंटेंसिटी जो है टी की पावर 4 है। यही तो स्टीफान्स लॉ है, तो नाम से अगर आया तो क्लियर हो जाएगा। दूसरा अपन को पता भी होना चाहिए कि इंटेंसिटी टेम्परेचर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, न्यूमेरिकल आएंगे तो अपन को पता होना चाहिए। चलो स्टीफन कॉन्स्टेंट कुछ नहीं होता, 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 या बढ़ या माइनस। चलो भैया टाइम बहुत निकल चुका है, 1 घंटा बचा है अपने पास सिर्फ, और ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ। स्टीफन में अपने नाम ले लिया, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपन, ब्लू से नहीं लिखा, ब्लू से लिखना चाहिए था, ब्लू से लिखेंगे और मिटा दिया करेंगे उसको ना। वैसे भी गूदना तो है नहीं, सिर्फ ट्रिक वगैरह बना रहे हैं, उसी को लिखना है। फॉर्मूले को येलो से मार्क करेंगे ताकि अपन को एकदम से हाईलाइट मिल जाए। जो डायग्राम अपन बनाते हैं या जो ट्रिक वन बनाते हैं उसको स्काई ब्लू से मार्क कर ही रहे हैं अपन, मुझे याद नहीं होता उसे रेड से मार्क कर देंगे, ठीक है। चलो नॉर्मल फॉर्मूले हैं उन्हें येलो से, जो अपन ट्रिक बना करते हैं उन्हें स्काई ब्लू से, और जो नहीं होते याद नहीं रेड से, ठीक है। टेम्परेचर केल्विन होता है, ये 5 6 7 8 ये भी याद नहीं है मेरे को अच्छे से, इसको मार्क करो रेड से। चलो ये आगे बढ़ो, एमिसिविटी पे चलते हैं। एमिसिविटी क्या होती है? विटी लिखना है, विटी एमिसिविटी मतलब ये कंपेयर करना चाह रहे हैं, कोई कांस्टेंट है ई, एमिसिव, अरे यार एमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, यानी ब्लैक बॉडी की जो एमिसिव पावर है उससे किसी बॉडी की कितनी गुना कम है, मतलब वही आता है कितने में से कितना, एक फ्रैक्शन आएगा, हाँ उससे बोलेंगे। अब एमिसिव पावर का मतलब इंटेंसिटी, तो रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ नॉर्मल अपॉन ब्लैक बॉडी, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ नॉर्मल अपॉन ब्लैक बॉडी कह सकते हो, रेशियो ऑफ
रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ, इंटेंसिटी को एम से पावर बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ नॉर्मल टू ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी का नॉर्मल बॉडी से, ब्लैक बॉडी की इंटेंसिटी का नॉर्मल बॉडी की इंटेंसिटी से रेशियो ही क्या कहलाएगा, एम एस से पावर कहलाएगा। ठीक है, दिखेगा नहीं, दिख रहा है, चलो डेफिनेशन लिख चुके हैं अपन, तो इसकी ई की क्या होती है, ब्लैक बॉडी के लिए E1 होगा। ठीक है, एम एस से पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी, अब नॉर्मल बॉडी का एम एस से पावर ऑब्वियसली बात है कम होगा, ऑब्वियसली बात है कम होगा उसका पावर। एम एस से पावर का इंटेंसिटी देख, नॉर्मल इसका कितना था, इसका था सिग्मा टी की पावर 4, तो नॉर्मल बॉडी होगी उसका कितना होगा, उसका जो है वो कम होगा, उसका कितना कम होगा, ई टाइम्स कम होगा, स्मॉल ई सिग्मा टी की पावर 4, स्मॉल ई टी सिग्मा टी की पावर 4, इसलिए इन्हें बोला कि जो नॉर्मल बॉडी से कम होगा। तो अपन बोलेंगे ई से ई टाइम्स कम, क्योंकि ई कम ही करेगा, बड़ा यानी कम, क्योंकि ई की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ई मैक्स कितना होता है, 1 होता है, वो भी किसके लिए होता है, ब्लैक बॉडी के लिए। तो ई अदर बॉडी के लिए तो कम ही होगा, है ना, और उसके अकॉर्डिंग कम हो जाएगी। ठीक, अब देख पावर पता है अपन को Q अपॉन T होता है, अब ये क्या होगा, अच्छा पावर निकालनी होगी तो करेंगे एरिया का इंटू कर देंगे, पावर क्या होगी Q अपॉन T, ये इंटेंसिटी देख, पावर पर यूनिट एरिया ही तो इंटेंसिटी था, हाँ इंटेंसिटी में एरिया का इंटू कर दो पावर आ जाएगा, इंटेंसिटी का इंटू कर दो एरिया का इंटू कर दो तो पावर आ जाएगा, ये सिंपल है। तो इंटेंसिटी इंटू एरिया क्या बन गया, पावर। इंटेंसिटी इंटू एरिया क्या होगा, पावर होगा, सिंपल सिंपल। स्टीफन, अब स्टीफन्स लॉ था, स्टीफन लॉ अलग है, अब स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ अलग है। ठीक है, ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ लिख, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहता है कि पावर लॉ जो होगा वो कैसे आएगा, वो आप जितनी पावर आपने एब्जॉर्व करी है ना, एमिट थोड़ी इतनी कर पाओगे, तो आप एमिट जो भी करोगे उसमें से माइनस कर देंगे एब्जॉर्ब वाली। ये क्या बात हुई, ये तो समझ नहीं आ रहा। तो पावर लॉस जो कैसे निकालेंगे, एमिटेड माइनस एब्जॉर्ब, जितनी एमिट करी है माइनस एब्जॉर्ब कर देंगे। ठीक, ये मुझे समझ नहीं आया ज़्यादा, वाई इट इज सो। इसी में बोझ मतलब समझना है अभी। हालांकि समझना है, फिर भी उसके बाद भी समझ में आ गया। कभी ऐसी कंडीशन दी हो, कभी ऐसी कंडीशन दी हो मेरे सामने आ जाए कि दो टेम्परेचर दिए हों, कितने टेम्परेचर दिए हैं, दो टेम्परेचर दिए हैं, अब पावर की बात चल रही है, तो मैं क्या करूँगा, सिग्मा ई टाइम्स तो होना ही है, पक्की बात है, और पावर इसलिए ए तो आएगा। अब एनर्जी की बात करो, टी की पावर 4 होना चाहिए, लेकिन टी की पावर 4 माइनस टी की पावर नॉट 4, सवाल याद नहीं होगा, फॉर्मूला भेज आते हैं सारे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को छोड़ कर आए हैं हम यहाँ पर।
ठीक है। वीन्स लॉ, अभी तो बहुत सारे लॉ, वीन्स लॉ, न्यूटन लॉ, कूलिंग, वीन्स फ्राज लॉ, किरचॉफ लॉ। भाई साहब वीन्स लॉ कहता है, वीन्स लॉ कहता है कि जो लैम्डा है, मैक्सिमम लैम्डा, और टी है, उसका रेशो कैसा होता है, कांस्टेंट, उसका प्रोडक्ट कांस्टेंट है। मतलब जो ग्राफ बनेगा उसमें आप जो मैक्सिमम पीक मिलेगा, ये पीक मिला, ये पीक मिला, ये पीक मिला, तो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी जितना ज़्यादा वेवलेंथ उतना कम टेम्परेचर। ये ज़्यादा वेवलेंथ है, उसका टेम्परेचर सारे पीक से कम टेम्परेचर वाला होगा। जितनी कम वेवलेंथ उतना ज़्यादा टेम्परेचर। ग्राफ के अकॉर्डिंग बहुत सिंपल लिख रहा है, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वैसे नहीं होती, वैसे वेवलेंथ कम तो एनर्जी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा। पर यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू विच एनर्जी इज मैक्सिमम, मतलब कोई रेडिएशन है, उस रेडिएशन की मैक्सिमम एनर्जी को कब शो करता है, जब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ आती है। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर वो वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। तो इस वेवलेंथ पर ही टेम्परेचर मैक्सिमम है। इससे आगे जाएंगे टेम्परेचर कम हो गया, इससे इधर जाएंगे टेम्परेचर कम हो गया। इस रेडिएशन की ये वाली वेवलेंथ सबसे ज़्यादा इसी टेम्परेचर पर शो कर रही है, तो कि सबसे कम टेम्परेचर हो, टेम्परेचर कम वेवलेंथ ज़्यादा। तो ये कहानी है। एक्चुअल में अलग होता है सिस्टम, तो यहाँ अलग है। ठीक, मीन्स लॉ ने कहा है टेम्परेचर करेस्पॉन्डिंग, देख इन्हें बोला कि वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू विच एनर्जी इज मैक्सिमम, ऐसी वेवलेंथ जिसके करेस्पॉन्डिंग एनर्जी मैक्सिमम होगी, एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, वो वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के। टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ कम होगी, टेम्परेचर ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा, वेवलेंथ कम, वेवलेंथ कम मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा। सही बात है, उल्टे सही तो हो रहा है। आपको मैक्सिमम एनर्जी चाहिए तो आपको सबसे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए पड़ेगा। मैक्सिमम एनर्जी के लिए सबसे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, और मैक्सिमम एनर्जी के लिए सबसे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, और सबसे कम वेवलेंथ चाहिए। अच्छा तो देख, वेवलेंथ कम, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा। वेवलेंथ ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम, एनर्जी कम, टेम्परेचर कम। इट्स गुड ना, क्या दिक्कत है इसमें। ओके, तो ये अपन ने देख लिया। चलिए ये अपन को आसान में भी आगे कहानी। और ये टेम्परेचर, ये टेम्परेचर और ये टेम्परेचर, ये वेवलेंथ ज़्यादा है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑटोमेटिक सही है आंसर अपना। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है, ये भाई सब कहते हैं कि जो टाइम टेकन फ्रॉम टू फॉल टेम्परेचर T1 टू T2 वेयर T0 इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। देख, अंतर वहाँ भी है, अंतर यहाँ भी है। ऐसे मैंने ट्रिक बनाई थी ना, हाँ
पहले समझ लो कंसेप्ट, फिर देखेंगे अंदर अंदर। ट्रिक बनाई पर याद है मुझे। हाँ, क्या होता है देख, मान लो अपने पास रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। टाइम टेकन टू फॉल द टेम्परेचर T1 to T2 फ्रॉम T0 इज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। एक मिनट, द टाइम टी टेक टू फॉल T1 to T2, T1 से T2 तक गिरता है कोई चीज़। हाँ, तो उसे टी टाइम लग रहा है, स्मॉल टी टाइम लग रहा है। हाँ, वेयर T0 इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। T0 क्या है? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है। तो रेट ऑफ कूलिंग जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस की प्रोपोर्शनल होती है। देख, T2 से T1 तक आने में तो समय लगा, डिवाइड बाय टाइम, वो ये होगा, वो क्या होगा? एवरेज टाइम माइनस इनिशियल टाइम होगा। तो रेट ऑफ कूलिंग, ये रेट ऑफ कूलिंग है, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन टाइम, कूलिंग ही तो हुई, डिक्रीज कर रहा है जो कि, हाँ, वो जो है प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस, अब कौन सा टेम्परेचर डिफरेंस? जहाँ से वो जहाँ तक गिर रहा है ना, उनके एवरेज का रूम से टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा लगेगा। तो मैं से लिख के बता रहा हूँ। देख, पहले कंडीशन सोचो। मान लो रूम का टेम्परेचर 25 है और वो 70 से 60 तक गिर रहा है, ठीक है। अब बताओ, देखो डिफरेंस यहाँ भी है, मतलब 70 माइनस 60, डिफरेंस यहाँ भी है और डिफरेंस यहाँ भी है, यहाँ भी डिफरेंस है। T0 मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से अंदर बस इतना ही, यहाँ पर तुम हो, यहाँ भी डिफरेंस है, T1 + T2 माइनस समथिंग, यहाँ तुम हो और यहाँ कुछ भी नहीं है। आया समझ? तो मैं उसको ऐसे लिख दूँ तो कैसे लिखना? इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ, T एवरेज, इसको कैसे लिख दूँ? T एवरेज लिख दूँ। T एवरेज माइनस T0 का सही रहेगा। हाँ, इसको रीमॉडिफाई करते हैं फॉर्मूले को। देख, ऐसे लिखे, T1 + T2 डिवाइड बाय T, रेट ऑफ कूलिंग ये समझ में आता है अच्छे से। हाँ, इज इक्वल टू T एवरेज माइनस T0। अब अच्छा लग रहा है देखने में। अभी T एवरेज क्या है? T एवरेज बराबर T1 + T2 बाय, अब अच्छा भी लग रहा है देखने में। हाँ, ये T एवरेज ये है, इतना बड़ा फॉर्मूला ही लग रहा है देखने में। एवरेज तो अलग से भी निकाल लेंगे। अब ट्रिक देखो, ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, ट्रिक ये है, देखो बता रहा हूँ ट्रिक। डिफरेंस यहाँ भी है, डिफरेंस यहाँ भी है, और डिफरेंस यहाँ भी है, डिफरेंस वहाँ भी है, डिफरेंस यहाँ भी है। वहाँ भी डिफरेंस, यहाँ भी है, सब में है डिफरेंस। अंतर बस इतना है, डिफरेंस यहाँ भी है, T एवरेज माइनस T0 में, यहाँ भी T1 माइनस T0। अंतर बस इतना है कि वहाँ तुम हो, वहाँ क्या हो? तुम, वहाँ तुम हो, और यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, डिफरेंस इतना है कि यहाँ बताऊँ, यहाँ कुछ भी नहीं है, बस हो गया। बस दैट मैच है ना, खत्म।
इनक्रेडिबल भाई, इनक्रेडिबल। चलो अब न्यूज़ लॉ फॉर्मूले कहानी ख़त्म हो गई। अब क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ कूलिंग जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल। सही बात है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा कूलिंग जल्दी होगी। सबसे ज़्यादा समय ये लगा होगा, 10 का ही था टेम्परेचर डिफरेंस, लेकिन ज़्यादा बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस बड़ा था टेम्परेचर यहाँ पर। 17 से 60 आने में कब लगेगा, 4 टाइम लग जाएगा। जितना ज़्यादा रूम टेम्परेचर से दूर होंगे उतना जल्दी ठंडा होंगे। इतना रूम टेम्परेचर से दूर होंगे उतना जल्दी ठंडे होंगे। जितना रूम टेम्परेचर दूर होंगे उतना जल्दी ठंडे होंगे, ठीक है ना। ओके, अब टाइम टेकन टू फॉल फ्रॉम एवरी 10 डिग्री, हर 10 डिग्री सेल्सियस में टाइम कितना लगा रही, ऐसा गया ग्राफ। ग्राफ ना तो नहीं दिया, एनसीईआरटी में छोड़ दो उसको। क्रिस्टोफर लोग क्या कहता है, गुड ऑब्जर्वर इज अ गुड एमिटर। मैं कहता हूँ गुड रीडर इज अ गुड राइटर। ए गुड रीडर इज अ गुड राइटर। जो ऑब्जर्व करेगा वही तो एमिट कर पाएगा ना, जो रीड करेगा वही तो राइट कर पाएगा ना। गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर। इट इज नॉट अ न्यू। ए गुड लिसनर is a good speaker. चलो भैया सर नहीं जाए लगा के। चलो सोलर का कहते से टोटल थर्मल एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। हाँ तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड, ये तो अपना इंटेंसिटी होता है। हाँ तो वही इंटेंसिटी है। अच्छा तो फिर सोलर कांस्टेंट कहाँ से आ गया इसमें, देख ये एनर्जी, ये तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। आओ इंटेंसिटी का, ये तो था इंटेंसिटी का फॉर्मूला, एनर्जी नहीं थी इंटेंसिटी था, सॉरी बात। ठीक है, फिर उसमें इक्वल टू कर दिया तो रियल बॉडी के लिए हो गया, ठीक है। अब आर अपॉन आर, ये आर और अपॉन आर कर दिया। आर क्या है, सन से अर्थ को कंपेयर कर रहे हैं। रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ सन अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सन एंड अर्थ। ओ भाई साहब इतनी पंचायत, यस इतनी पंचायत, यानी सन है उस सन से पहले सन की रेडियस, पहले सन की रेडियस, फिर उसकी अर्थ से डिस्टेंस, वो भी स्मॉल आर। ऐसा है क्या, ऑब्वियसली ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा, ये ज़्यादा, ऑब्वियसली बात है। ऑब्वियसली वेरी फ्रिक्वेंटली ऑब्वियसली सिस्टमेटिकली, ठीक है। आर ज़्यादा होगा और कैपिटल आर छोटा होगा, ठीक है। तो ओवरऑल कम ही आएगा वैल्यू, इससे कम आएगी। ये ब्लैक बॉडी के लिए था, उससे कम आएगा, इसकी वजह से कम आएगा ब्लैक बॉडी से, ये और भी कम आएगा। और भाई नॉर्मल बॉडी से भी कम है, मतलब
टेम्परेचर ऑफ सन निकालना है हमें अगर, तो SR² अपॉन ई सिग्मा √4। मैं इसको काट रहा हूँ सब चीज़ों को, मुझे नहीं पता कहाँ है पर काट रहा हूँ मैं इसे। वैसे सोलर कॉन्स्टेंट NCERT में है भी नहीं है, छोड़ो भैया। बीसमैन-फ्रेच लॉ, रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एट टेम्परेचर इज सेम फॉर ऑल बॉडी। रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, सिग्मा K अपॉन सिग्मा एट ए टेम्परेचर इज सेम फॉर ऑल बॉडी, कांस्टेंट है ये, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल, जिस चीज़ की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है उस चीज़ की दोनों कंडक्टिविटी आपस में प्रोपोर्शनल होती है, ये कह सकते हैं। तो उसको शॉर्ट में कह सकते हैं अपन दोनों कंडक्टिविटीज़ प्रोपोर्शनल होती हैं। कैसी होती हैं? प्रोपोर्शनल होती हैं। दोनों कंडक्टिविटीज़ प्रोपोर्शनल होती हैं, ठीक है। चलो भैया, अपन ने ओवरऑल डन कर दिया है पूरा चैप्टर। ओके, और कुछ? जीत की खातिर जुनून चाहिए हो उबाल ऐसा खून चाहिए, आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। बिल्कुल सही है। फाइनली यही चैप्टर मैंने ख़त्म कर दिया पूरा, ओर से छोड़ तक पूरा कंडक्शन शुरू करने के बाद यहाँ तक। काफ़ी बड़ा नहीं था, छोटा ही था। फॉर्मूले नए आए, अपन ने सीरीज कॉम्बिनेशन में देख लिया, पैरेलल देख लिया कि इक्विवेलेंट के फॉर्मूले भी रिकरीम करना है, इस करके याद भी कर लिया। रेडिएशन के जितने भी लॉ थे वो सब देख लिए, फॉर्मूले याद कर लिए। एंड ऑल ऑफ डन, सारी चीज़ें डन हो चुकी। कुछ रेड चीज़ें मालूम भी करी हैं, कुछ येलो मालूम भी करी हैं, ठीक है।